स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि हाउ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर्स इनसाइड द प्लांट। जो हमने बात की थी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं तो वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं डिफरेंट प्लांट्स के साथ। उसमें हमने लेग्यूमिनियस प्लांट्स के साथ जिक्र किया कि राइजोबियम स्पीशीज़ रह रहे होते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन में। इसके अलावा हमने जिक्र किया कि जो हमारे पास है फ्रेंकिया, तो वो नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट्स के साथ उनके रूट्स के अंदर नोड्यूल्स में रह रहा होता है। और फिर हमने जिक्र किया कि जो एनाबिना एजोली है तो वो एजोला प्लांट के साथ उनकी लीव्स के अंदर सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है। तो कोई रूट्स के अंदर रह रहा होता है और कोई लीव्स के अंदर रह रहा होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उस पर्टिकुलर प्लांट की बॉडी के अंदर किस तरीके से जाते हैं। तो सबसे पहले हम नोड्यूल्स फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं जो कि लेग्यूमिनियस प्लांट्स में होता है और ये राइजोबियम की वजह से होता है। अभी हमारे पास एक लेग्यूमिनियस प्लांट्स है जिसमें पी प्लांट्स आ जाते हैं, मटर के पौधे आ जाते हैं या लोबिया वगैरह के जो पौधे हैं वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं। तो इनके रूट्स में हमें अपने नेकेड आई से भी इस तरीके से स्वेलिंग्स नज़र आते हैं और उन स्वेलिंग्स को कहते हैं हम नोड्यूल। इन स्वेलिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि इस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं। तो ये इस बैक्टीरिया का और इस लेग्यूमिनियस प्लांट का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। जो बैक्टीरिया होता है तो उसको रहने की जगह मिल जाती है, मतलब उसको शेल्टर मिल जाता है और उसको फूड मिल रही होती है उसी प्लांट से, और प्लांट को बदले में नाइट्रोजन मिल जाता है क्योंकि लेग्यूमिनियस प्लांट्स खुद से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं। वो इन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ये जो नोड्यूल्स है तो ये हम इन स्वेलिंग्स को कह रहे हैं और इनका कलर या तो पिंक होता है और या ये ब्राउन होता है जो कि हमें अपनी नेकेड आई से नज़र आ रहे होते हैं। तो अब हम ये इसकी नोड्यूल फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। ये मैंने कुछ पोर्शन शो किया हुआ है इस रूट का, यहाँ का पोर्शन मैंने शो किया हुआ है और ये इस रूट के एपिडर्मल जो सेल है उसकी किसी किसी सेल से इस तरीके से आउट ग्रोथ निकली हुई होती है जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। तो ये सॉइल है और सॉइल में इस तरीके से फ्री फॉर्म में राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ये रूट हेयर कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स रिलीज़ करता है इस सॉइल के अंदर ताकि सॉइल में जो मौजूद है राइजोबियम है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये राइजोबियम अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये इस रूट हेयर के करीब आ जाते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया खुद कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है कि ये इस रूट हेयर की कर्लिंग कॉज कर देता है, ये कर्ल हो जाते हैं, ये इस तरीके से मुड़ जाता है और सारे के सारे राइजोबियम इस कर्ल्ड पोर्शन ऑफ रूट हेयर के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। फिर जहाँ पर बैक्टीरिया कलेक्ट हुए होते हैं वहाँ पर ये बैक्टीरिया कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से इस एपिडर्मल सेल की ये जो रूट हेयर है तो इसकी सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाती है। सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाती है और ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इन्विजिनेशन स्टार्ट कर देती है। तो इन्विजिनेशन से ये इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनता है ताकि बैक्टीरिया को उस प्लांट की बॉडी के अंदर लेकर जाया जा सके। तो इस ट्यूब को हम कहते हैं इन्फेक्शियस ट्यूब या इन्फेक्शन ट्यूब और इसको बनाने के लिए सिग्नल बैक्टीरिया ने दिए हुए होते हैं लेकिन बना इसको यही एपिडर्मल सेल बना रहा होता है क्योंकि उसी की सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हो रही होती है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ये ट्यूब क्यों बना है और ये किसके लिए बना हुआ होता है। ट्यूब इसलिए बना है ताकि बैक्टीरिया को प्लांट बॉडी के अंदर लेकर जाया जा सके। और ये किसने बनाया है? ये इस बैक्टीरिया ने खुद नहीं बनाया है बल्कि सिग्नल दिए थे उस एपिडर्मल सेल को जिसके रिस्पांस में सेल वॉल डिज़ोल्व हो गई थी और जो सेल मेम्ब्रेन है तो उसकी अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हो गई थी और इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया था। अब ये जो ट्यूब है ये अंदर की तरफ ग्रो कर रहा होता है, ये इन रूट के जो सेल्स हैं तो उनकी तरफ आ रहा होता है। तो जब ये आ रहा होता है तो ये ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग निकल आती है। तो जैसे ही इसकी ब्रांचिंग निकल आती है तो उसकी वजह से ये जो रूट के सेल्स हैं तो ये भी रिस्पॉन्स करते हैं और इनका नंबर ज़्यादा हो जाता है जिसको हम कहते हैं नोड्यूल।
अब ये जो ब्रांच्ड फॉर्म में हमारा यही ट्यूब गया हुआ होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जब ट्रैवल कर रहे होते हैं इस ट्यूब के अंदर तो साथ साथ वो डिवाइड भी हो रहे होते हैं, और आखिर में इस तरह हो जाता है कि इन रूट हेयर्स के अंदर यही बैक्टीरिया चला जाता है और पिंच्ड ऑफ हो जाता है, और एक सेल के अंदर इस तरीके से वेजिकल्स की सूरत में बैक्टीरिया अंदर इंटर हो जाते हैं। तो ये एक सेल फिल हो जाता है इन वेजिकल से, और इस एक वेजिकल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, क्योंकि वो इस जर्नी के दौरान में कंटिन्यूअस फॉर्म में डिवाइड हो रहे होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं। तो ये हमने स्टडी किया कि जो रूट के सेल्स हैं तो उनकी तरफ यही बैक्टीरिया किस तरीके से जाता है, ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर वो ट्यूब ब्रांचिंग बना देता है। जब वो ब्रांचिंग बना रहा होता है तो उसकी वजह से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं इसी रूट के सेल्स को, जिसकी वजह से वो सेल्स भी मल्टीप्लिकेशन शो कर देते हैं। सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो स्वेलिंग कॉज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल, और इन सेल्स के अंदर फिर हमारा यही बैक्टीरिया चला जाता है और वह बैक्टीरिया एक वेजिकल की सूरत में पैक रहता है, और ये जो राइजोबियम है तो यही साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा होता है। तो इस तरीके से एक रूट हेयर के जो रूट के सेल्स हैं उनमें एक सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा राइजोबियम आ जाते हैं। तो ये जो नोड्यूल्स हैं ये हमें पिंक या ब्राउन इसलिए दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि इस राइजोबियम के पास मौजूद होता है एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज लेग हीमोग्लोबिन। तो उस पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से इस नोड्यूल का कलर हमें पिंक या ब्राउन दिखाई दे रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको थ्योरी में भी स्टडी कर लेते हैं। रूट हेयर ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स रिलीज केमिकल्स दैट अट्रैक्ट द राइजोबियम। तो ये सॉइल के अंदर यही प्लांट अपने रूट हेयर्स के ज़रिए कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स रिलीज़ करेगा जो कि सॉइल में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और वो बैक्टीरिया उस रूट हेयर के करीब आ जाएंगे। द फ्री लिविंग राइजोबियम इज़ अनएबल टू फिक्स नाइट्रोजन। इट ओनली फिक्स नाइट्रोजन व्हेन प्रेजेंट इनसाइड द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स। जब वो इस लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स के नोड्यूल्स के अंदर रहेंगे तो तभी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकेंगे। अगर फ्री फॉर्म में सॉइल के अंदर मौजूद है तो कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेंगे। बैक्टीरिया सिग्नल द रूट हेयर टू कल। तो जब वो बैक्टीरिया उस रूट हेयर के करीब आकर जमा हो जाएंगे तो उसके बाद अब ये बैक्टीरिया कुछ सिग्नल देगा जिसकी वजह से वो जो रूट हेयर है उसका टिप कल हो जाएगा और उस कल्ड पोर्शन में वही राइजोबियम बैक्टीरिया आकर कलेक्ट हो जाएंगे। सेल वॉल एट द साइट ऑफ कंटेक्ट डिज़ोल्व हो जाएगी। जस्ट उस पर्टिकुलर पोर्शन से ही सेल वॉल डिज़ोल्व होगी। क्यों डिज़ोल्व होगी? क्योंकि बैक्टीरिया कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल रिलीज़ करेगा उस कर्ल्ड पोर्शन ऑफ रूट हेयर वाली जगह पर जहाँ से सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसी एपिडर्मल सेल की तो वो अंदर की तरफ इन्विजिनेशन स्टार्ट कर देगी और फॉर्मेशन होगी इन्फेक्शन ट्यूब की। तो इस इन्फेक्शन ट्यूब की वजह से एंट्री हो जाएगी बैक्टीरियम की इनसाइड द होस्ट सेल और फिर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस इन्फेक्शन ट्यूब की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकल आ जाएगी और ये उस रूट के जो सेल्स हैं उनकी तरफ जाता जाएगा, उनकी तरफ ग्रो करता जाएगा। जैसे ही ये ब्रांचिंग बन जाती है तो उस दौरान में कुछ सिग्नल मिल रहे होते हैं इस रूट के सेल्स को, जिसकी वजह से वो भी बहुत रैपिड डिवीजन स्टार्ट कर देता है। सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। वो स्पेसिफिक एरिया स्वेल हो जाता है और ये नोड्यूल विजिबल होता है आफ्टर अ वीक ऑफ इन्फेक्शन। द बैक्टीरियल सेल ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज इनसाइड द मल्टीप्लाइंग होस्ट सेल। तो जो बैक्टीरिया है तो वो भी पिंच्ड ऑफ होकर उसी डिवाइडिंग सेल्स के अंदर गया हुआ होता है, वो भी मल्टीप्लाई कर रहा होता है और उस होस्ट सेल के अंदर अपने आप को कॉलोनाइज कर लेता है। और जब आ जाता है, जब इस तरीके से एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वेजिकल्स बन जाते हैं और ये सेल फिल हो जाता है तो मज़ीद अब बैक्टीरिया की डिवीज़न नहीं हो पाती है क्योंकि जगह नहीं बचती है उस पर्टिकुलर एरिया में, और ये काम हर एक सेल में हो रहा होता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक सेल शो किया हुआ है ना, तो ये इन सारे डिवाइडिंग सेल्स के अंदर हमारे यही वेजिकल फिल्ड राइजोबिया मौजूद होते हैं। तो अब ये डोरमेंट हो जाएंगे। डोरमेंट का मतलब ये होगा कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो अपना नंबर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बाकी वो फूड वगैरह लेते रहेंगे लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो इस स्टेज में हम उस बैक्टीरिया को बोलेंगे बैक्टीरियोइड। बैक्टीरियोइड का मतलब है बैक्टीरिया लाइक। तो जब ये डोरमेंट हो जाएंगे उसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए, उस लेग्यूमिनियस प्लांट्स के लिए। तो ये हमने स्टडी किया कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है।
रूट हेयर केमिकल्स रिलीज़ करता है, बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर बैक्टीरिया कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसकी वजह से रूट हेयर कल हो जाता है। और फिर उसके बाद जहाँ पर ये राइजोबिया कलेक्ट हुए होते हैं तो वहाँ से सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाती है, और जो इस सेल की, जो इस रूट हेयर वाली सेल है, तो यहाँ की सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेशन शो करती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से राइजोबिया उस सेल के अंदर एंट्री करता है, उसके साइटोप्लाज्म में नहीं आता है बल्कि उस ट्यूब के अंदर जा रहा होता है और अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, और फिर ये ब्रांच बना देता है, और इसके रिज़ल्ट में ये जो रूट के सेल्स है तो इनकी भी डिवीजन होती है। उसके बाद हर एक सेल के अंदर यही राइजोबिया जाता है, अपना नंबर बढ़ाता है, और एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वेजिकल फिल्ड राइजोबिया आ जाते हैं, और यही वेजिकल फिल्ड राइजोबिया इन सारे के सारे सेल्स के पास आ जाते हैं, और इन सेल्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में नोड्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कि स्वेलिंग बन जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनाबीना एजोली के बारे में, जो कि एक्चुअली एक साइनोबैक्टीरियम है, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एजोला प्लांट के साथ, और उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है। ये एनाबीना एजोली इन्फेक्ट करता है एजोला को। एजोला एक एक्वेटिक फर्न है और ये फ्लोट कर रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो एनाबीना एजोली इस एजोला के लीव्स को इन्फेक्ट करता है, मतलब कि ये इसके लीव्स के अंदर एंट्री करेगा और वहाँ पर जाकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा, खुद उस प्लांट से शेल्टर लेगा और फूड लेगा, और उसके बदले उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है। तो ये इन्फेक्ट करता है लीव्स को। ये जो एनाबीना एजोली है ये इस तरीके से स्ट्रिंग्स की सूरत में बीट्स की तरह अरेंज हुआ एक साइनोबैक्टीरिया है, और ये कॉलोनी के फॉर्म में रह रहा होता है। तो जो एजोला है उसकी लीफ इस तरीके से होती है कि उसके ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। जिस तरीके से रूट के हेयर्स होते हैं इसी तरीके से लीव्स के ऊपर भी इस तरीके से छोटे छोटे से हेयर्स निकले हुए होते हैं, और ये जो हेयर्स हैं ये इस तरह इन्विजिनेशन में मौजूद हैं। ये एक इन्विजिनेशन है इसकी, ये दूसरी इन्विजिनेशन है, इसमें मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है। तो जो ये डीप इन्विजिनेशन में मौजूद हेयर्स हैं तो ये इस साइनोबैक्टीरिया को कैच कर लेता है, ये साइनोबैक्टीरिया को इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ये इसकी तरफ आ जाते हैं। और जब ये साइनोबैक्टीरिया इस डीप इन्विजिनेशन की तरफ आ जाते हैं, ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ पोर्शन है जहाँ से हेयर एराइज हो रहा है, तो साइनोबैक्टीरिया अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर डीपन होता जाता है, इसकी इन्विजिनेशन डीपन होती जाती है और ये साइनोबैक्टीरिया अंदर इंटर होते जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डीपन हो जाता है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर अब ये साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, स्ट्रिंग्स की सूरत में ये साइनोबैक्टीरिया है, और लॉक कर देते हैं इसी एनाबीना को उस लीफ के अंदर। हमारे पास एक लीफ है तो इसके अंदर ये कैविटी बन गई और कैविटी में यही साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। अब हम इसको तीव्र में पढ़ते हैं। द साइनोबैक्टीरियम इन्फेक्ट न्यू लीव्स ऑफ एजोला, यंग लीव्स को ये इन्फेक्ट करेगा एज दे डेवलप फ्रॉम द स्टेम। स्ट्रिंग्स ऑफ एनाबीना गेट कॉट इन टाइनी लीफ हेयर्स, ये जो इसके हेयर्स है तो इसके अंदर ये जाएगा, इसके जो साइड पे मौजूद पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर ये जाएगा, तो हेयर्स इनको कैच कर लेंगे। दैट ग्रोज फ्रॉम अ डिम्पल ऑन द डेवलपिंग लीव्स, ये एक डिम्पल में मौजूद होते हैं यही हेयर्स। द डिम्पल ग्रोज लार्जर इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इवेंचुअली क्लोजेज अप लॉकिंग द एनाबीना इनसाइड द लीव। तो ये पॉकेट अंदर की तरफ बढ़ता जाता है, ये इन्विजिनेशन अंदर की तरफ डीपन होती जाती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसके ज़रिए यही साइनोबैक्टीरियम इस लीफ के अंदर आ जाते हैं और लॉक हो जाते हैं और वहाँ पर फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं इसी एजोला फर्न के लिए। तो ये आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है तो ये किस तरीके से उस लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स तक जा रहा होता है, वहाँ पे किस तरीके से नोड्यूल फॉर्मेशन कर रहा होता है, और एनाबीना एजोली किस तरीके से एजोला फर्न की लीव्स को इन्फेक्ट करता है और वहाँ पर जाकर इंटर हो जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।